Good morning student. Today we discuss the solution वीडियो पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, हेनरी लॉस पढ़ा था, उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है पहले देखिए। इसमें लोग राउल्ट लॉ को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेनरी लॉ को पढ़ा था। तो राउल्ट लॉ क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। मतलब कह रहे हैं कि किसी भी सोल्यूशन में अगर वोलेटाइल लिक्विड्स है तो उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा ईच कंपोनेंट का सोल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन का। जैसे दो कंपोनेंट है तो पहले कंपोनेंट को मान सकते हैं कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। तो P1 क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। इसकी वैल्यू 1 होती है कब, सेम टेम्परेचर पे। और दूसरा कंपोनेंट अगर P2 है तो P2 नॉट इंटू X2। अब डाल्टन्स के पार्शियल प्रेशर रूल्स के अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ कि P टोटल जो होता है वो पार्शियल प्रेशर आप P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी कंपोनेंट को उसके पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल प्रेशर के बराबर होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा P टोटल देखें तो P1 प्लस P2, अब P1 की वैल्यू ऊपर दी गई है, X1 P1 नॉट लिख सकते हैं, इसको X2 P नॉट लिख सकते हैं। अब इसकी जगह 1 माइनस X2 लिख सकते हैं। P1 जैसे X प्लस X2 इक्वल टू 1, तो X1 की जगह 1 माइनस X2 लिख सकते हैं, यानी P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट। तो P1 प्लस P2 माइनस P1 नॉट इक्वल टू X2। तो ये हमारा क्या हुआ, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन हुआ। अब हम बात करेंगे आइडियल सोल्यूशन की कि आइडियल सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन विच फॉलो द राउल्ट लॉ इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन आर नोन एज द आइडियल सोल्यूशन, कि ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है थ्रू आउट कंसंट्रेशन। तो अब देखिए आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि दो चीज़ें नहीं बदलती हैं। अगर हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट तो उसमें ना तो हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए और ना हीट इवॉल्व होनी चाहिए, और दूसरा है कि उसका वॉल्यूम ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, ठीक है। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो विच सोल्यूशन डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज द नॉन आइडियल सोल्यूशन, कि नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू और डेल्टा V की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ये देखिए अगर हम बात करते हैं कि डेल्टा H इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अब क्या होगा जब ये इक्वल नहीं होंगे, तो यानी कि नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, ये डेविएशन शो करेंगे, यानी जो आइडियल प्रॉपर्टी जो उससे डेविएशन को शो करेंगे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, इसका एग्जांपल हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन का वो एल्कोहल और एसीटोन का मिक्सचर, एसीटोन और एल्कोहल का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो ये फिनॉल और एनिलीन का मिक्सचर होता है, यानी फिनॉल और एनिलीन का मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। अब जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सोल्यूशन के नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। यानी ऑल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution आर नोन एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके कहने का मतलब हुआ कि जब सोल्यूशन की प्रॉपर्टी उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट पर ना डिपेंड करके नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल पे करता है तो उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए चार टाइप्स की होती है। पहला आपका है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा आपका है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्वेंट, चौथा आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा देखिए है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है कि वेपर प्रेशर किसी भी सोल्यूशन का एक वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, जब उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है।
तो ये कह रहा है कि इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट lowering of vapor pressure depends upon sum of the mole fraction of different solute। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, हम लोग राउंड में ये पढ़ चुके हैं। अब इसको आगे हम देखिए डिराइव करेंगे। ये देखिए, तो अगर आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी वन अपॉन पी नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे x2 है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, उसको निकालेंगे मोल फ्रैक्शन का, यानी x2 को n2 अपॉन n1 प्लस n2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n2 n1 प्लस n2 हो गया। अब डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करेंगे तो n2 की वैल्यू क्या होगी, ns कंपेरिजन बहुत कम होगा, तो इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू n2 अपॉन n1 हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट ये हो गया। तो अब देखिए n2 की जगह हम लिख सकते हैं कि W2 अपॉन M2, ठीक है, यानी वेट अपॉन मोलकुलर वेट। इसी तरीके से इसका करेंगे, ये हो जाएगा आपका W1 M1 और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ से आप चाहे तो मोलकुलर मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब W1 W2 क्या है, W1 आपका क्या मास ऑफ सॉल्वेंट है, W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, M1 क्या है, मोलकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, M2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है। दूसरा हमारा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। जैसे एक मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट हमारा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। अब उसमें नॉन वोलेटाइल को हम ऐड करेंगे, तो नॉन वोलेटाइल को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। तो डिफरेंस between boiling point of solvent and solution is known as the elevation of boiling point। कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट के प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। तो जो डेल्टा टीबी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोलैलिटी के। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम हो सकता है, और के बी के यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। अब मोलैलिटी को कैसे देखते हैं, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हम एम की क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 और W अपॉन 1000। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 1000 इंटू W2 M2 इंटू W1। अब यहाँ से हम डेल्टा टी बी की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे ऊपर एम की जगह। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 मिल जाएगा। इस तरीके से हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को काउंट कर सकते हैं। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ यहाँ पे मोलकुलर मास पूछा जाता है। तो अगर यहाँ पे M2 की वैल्यू निकालना हो तो M2 का फार्मूला हो जाएगा 1000 इंटू W2 इंटू के बी डेल्टा टी बी और W1, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सोल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेल्टा टी बी और M2 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब जैसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसमें हम ऐड कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो इसको फिर लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज नोन एज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जो डिफरेंस आएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद और जो प्योर सॉल्वेंट को हो उसी को बोलेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए दोनों का फार्मूला आपको आगे देख के चल के सेम मिलेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक आपका बढ़ता है, दूसरा क्या होता है, घटता है। इसको डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपका है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम यानी मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। फिर एम की वैल्यू फिर वैसे ही करेंगे, W2 अपॉन M2 W अपॉन 1000। तो 1000 इंटू W2 M2 इंटू W1। अब इसको इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 अपॉन W1। अब यहाँ से M2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1000 इंटू W2 इंटू के एफ डेल्टा टी एफ इंटू W1। तो आपने देखा कि दोनों फार्मूले में चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का फार्मूला सेम है। बस यहाँ पे डेल्टा टी बी की जगह डेल्टा टी एफ हो गया, यहाँ पे के एफ हो गया के बी की जगह,
ठीक है। अब देखिए लास्ट हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा होता है पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक है ना। एक ऐसा फोर्स जो होता है फ्लो ऑफ, कहते हैं ना फ्लो ऑफ लिक्विड को रोकता है, ठीक है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो पाई अब कंसंट्रेशन तो मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे और आर टी, तो एन अपॉन वी, और वी को इधर ले गए तो पाई वी इज इक्वल टू एन टू अपॉन आर टी। अब आपको पता है कि एन टू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास नहीं मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू आर टी। तो एम टू की वैल्यू क्या हो गई डब्ल्यू टू आर टी अपॉन पाई वी। पाई क्या है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, वी क्या वॉल्यूम है, आर का रिडबर्ग कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ फॉर्मूले, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच गया है जो कभी कभी पूछ लिया था, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपने ऑस्मोसिस देखा होगा कि मूवमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसमें भी देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो आपका सी वाटर है, सी वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो व्हेन एक्सटेंड द प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस विच इज रिवर्स इज नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। कहने का मतलब है कि जब प्रेशर को हम बढ़ा दें और वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो पार्टिकल का मूवमेंट क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए साल्ट वाटर से क्या होता है, साल्ट रुक जाता है, फ्रेश वाटर निकल जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये फ्रेश वाटर है। यानी इस प्रोसेस से रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको आरओ आप बोलते हैं, इससे क्या होता है सैलाइन वाटर को या सी वाटर को पोर्टेबल वाटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल सॉल्यूशन और ऑस्मोसिस का रिवीजन कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 2 हमारा फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ओके।